हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की रिवीजन को। और इसमें दो टॉपिक हमने लास्ट सेशन में कवर अप किए थे। फर्स्ट वन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड सेकंड वन ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी हमें हेल्प करती है इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, जबकि ऑडिट प्लान हमें प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। नाउ इस ऑडिट स्ट्रेटजी को, इस ऑडिट प्लान को हम डॉक्यूमेंट करते हैं किस पर्पस के लिए, कि ताकि हम अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को गाइड कर सकें। ये प्रोसीजर्स हैं, ये इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का समय है, इन प्रोसीजर को इस पर्सन ने परफॉर्म करना है, इस एक्सटेंट तक परफॉर्म करना है, ये ऑब्जेक्टिव है इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का। एंड दीज आर द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड दीज आर द ऑडिट एविडेंसेस दैट नीड्स टू बी कलेक्टेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। सो ऑडिट प्रोग्राम एक पूरा डिटेल्ड आपको वर्किंग प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। रादर वर्किंग की जगह वी कैन यूज द वर्ड शेड्यूल। एक डिटेल्ड शेड्यूल है हमारी वर्किंग को लेकर के, जिसके बेसिस पर हम अपनी ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो एक तो आज हम ऑडिट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, और दूसरा इस चैप्टर के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है एसए 320 का, दैट इज मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के साथ। फर्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग क्या है? ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स that is to be applied in the audit of financial statement and accounts of an entity. किस पर्पस के लिए प्रोसीजर्स आर बीइंग परफॉर्म्ड so as to obtain sufficient evidence on the basis of which auditor can express an opinion. So audit program provides a list of examination and verification steps and also provide interrelationship इन बिटवीन टू स्टेप्स, कि कौन सा स्टेप या कौन सा प्रोसीजर पहले परफॉर्म होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो ये फाइनल कंक्लूजन है ऑडिट प्रोग्राम का। इट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स विद इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स टू बी एडॉप्टेड। किस लिए? टू अकम्प्लिश ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। तो एक तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इन द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस with instructions and the techniques that is to be adopted to achieve the audit objective. Now, evolving audit program for different audit. क्या एक सीए एक ही ऑडिट पर काम करता है? नहीं, एक सीए एक समय पर एक से ज्यादा ऑडिट पर काम कर रहा होता है। क्या एक ऑडिट प्रोग्राम जो उसने एक पर्टिकुलर ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए बनाया है, क्या वो ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट ऑडिट्स में यूज किया जा सकता है? जनरली नॉट, बिकॉज हर एक क्लाइंट का अपना एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, साइज ऑफ बिजनेस होता है, उसकी अपनी एंटिटी की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो बेस्ड ऑन दैट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट audit program that is being designed and developed for carrying out audit for an entity may not be suitable for another entity, and hence different audit programs needs to be developed for different kinds of audits. Businesses vary in nature, size and composition. Work that is suitable to one business may not be suitable to another. Efficiency and operation of internal control and the nature of services that is to be rendered by the auditor are the other factors that vary from audit to audit engagements. Due to such variations,
evolving one audit program that is applicable to all business under all circumstances is not practicable. Hence, it becomes a necessity to specify in detail in the audit program the nature of work to be done so that no time will be wasted on matters that are not related to the particular engagement. ये हो गया हमारा इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम विद द फॉर डिफरेंट ऑडिट. वर्किंग विद ऑडिट प्रोग्राम. क्या ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम के साथ यदि काम स्टार्ट करता है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हमने बता दिया दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स, ये परफॉर्म करने हैं, इस पर्सन ने करने हैं, इस समय करने हैं, ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, ये एविडेंस ऑब्टेन करने हैं. तो जो ऑडिट प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है वो हमें हेल्प करता है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर, इन सुपरवाइजिंग देयर वर्क, इन रिव्यूइंग द वर्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय देम. और जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स हम इस प्रोग्राम में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं. वो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की थी ना जब ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात की थी. तो ये रिजिड नहीं होते, दे नीड्स टू बी चेंज, दे नीड्स टू बी रिवाइज्ड. किसके बेसिस पर? बेस्ड अपॉन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. तो वही चीज यहां पर आ गई. टू स्टार्ट विथ एन ऑडिटर हैविंग regard to the nature, size and composition of the business and dependability of the internal control and for the given scope of work should frame a program which aim at provide a minimum essential work that is to be termed as a standard program. इस स्टैंडर्ड प्रोग्राम के बेसिस पर ऑडिटर अपना काम करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है जो जो चीजें उसके सामने आती हैं फिर वो इस प्रोग्राम के अंदर जहां पर उसे जरूरत लगती है अपने प्रोग्राम की नेचर को, टाइमिंग को, एक्सटेंट को, प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को अकॉर्डिंगली बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस चेंज कर सकता है. एज एक्सपीरियंस्ड इज गेन बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, द प्रोग्राम मे बी ऑल्टर्ड to take care of the situations which were left out originally but considered to be relevant for the particular concern. Similarly, if any work originally provided for proves beyond doubt to be unnecessary, irrelevant, छोड़ दो ना फिर उसको. जैसे हम भी अपने सिलेबस के अंदर हम कुछ चीजों को प्लान करके चलते हैं कि हम ये टॉपिक को इस तरह से करेंगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें ऐसी हमें नजर आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम अपनी एक्सटेंट बढ़ा देते हैं. बट कुछ चीजें ऐसी लगती हैं अरे क्या फायदा है इसको करने का, ना ये एग्जाम में आती है, ना ये याद होती है, ना इनको लिखा जा सकता है, ना एग्जामिनर कभी पूछता है, और पूछ भी लिया तो हमने याद नहीं होंगी, याद कर भी ली हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट कर भी दिया तो एग्जामिनर शायद नंबर नहीं देगा. ऐसा हो सकता है कुछ टॉपिक्स के केस में, बेटर है छोड़ दो. तो यही चीज ऑडिट प्रोग्राम के केस में भी हमारे सामने आएंगी. द असिस्टेंट्स एंगेज्ड इन द जॉब should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to them. और यदि उनको कहा गया ना कि भाई साहब आपको रिजिडली फॉलो करना है तो ऑडिट का एक जो मेन क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाता है. ओपन माइंड के साथ काम करने दो, बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस जजमेंट लेने दो पर्संस को. सो दिस इज अबाउट द वर्किंग विद द ऑडिट प्रोग्राम. और इसका ना शायद एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है इसी लाइन के ऊपर. Assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to them because there might be some cases जो इस प्रोग्राम में शायद इनिशियली हम लिख ही नहीं पाए
क्यों? हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था कि ये चीज भी हो सकती है। नाउ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। जो ऑडिट प्रोग्राम एक बार बनाया गया है एक क्लाइंट के लिए, नेक्स्ट ईयर भी वही यूज करे या उसको रिवाइज करना है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसिस, कि सर्कमस्टांस चेंज हुए, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया या एंगेजमेंट टीम चेंज हो रही है, तो आपको पीरियोडिकली अपने प्रोग्राम को रिव्यू करते रहना चाहिए सो दैट बेस्ड अपॉन द चेंज सर्कमस्टांसिस आपका प्रोग्राम भी उन्हीं चेंज सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर नए प्रोसीजर्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सके। देयर शुड बी अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू असेस क्या ये सेम continue to be adequate for obtaining the requisite knowledge and evidence about the transaction. Unless this is done, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ जाता है may not be adequately known and consequently जो ऑडिट वर्क किया जाएगा वो एक ऑब्सोलीट प्रोग्राम के बेसिस पर होगा। जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे सामने एक कंसर्न आया था अब कि सर आपने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर से क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न आया था स्टूडेंट का, सर पिछली बार के क्वेश्चन बैंक में तो 800 क्वेश्चन थे, ये सीए फाइनल की बात कर रहा हूं, 900 क्वेश्चन थे और अब की बार आपने कम कर दिया। ठीक, तो यदि हम पीरियोडिकली अपनी बुक्स को भी अपडेट नहीं करेंगे तो हम आपको इररेलेवेंट मटेरियल दे रहे होंगे। तो जो इररेलेवेंट मटेरियल है, जो बिल्कुल यूज का ही नहीं है, रिडंडेंट है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आज की डेट में आते नहीं, उनको हटाना जरूरी होता है या नहीं होता? उनको हटाना बहुत जरूरी होता है। उसकी जगह पर हम ऐसे क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर कवर करना चाहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनालिटिकल नेचर के हैं, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें से केस स्टडीज बन सकती हैं। तो वही चीज यहां पर भी आ रही है ना, पीरियोडिक रिव्यू करना बड़ा जरूरी है ऑडिट प्रोग्राम का। तो जब तक ये पीरियोडिक रिव्यू नहीं होगा तो क्या होगा? पीरियोडिक रिव्यू नहीं करेंगे तो हम एक ऑब्सोलीट प्रोग्राम के बेस पर, रिडंडेंट प्रोग्राम के बेस पर काम कर रहे होंगे। एंड दैट्स व्हाई हम अपनी बुक्स को एवरी 6 मंथ्स में जनरली इशू करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उनको डालते हैं, कुछ चीजों को हटाते हैं, कुछ नई चीजों को डालते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ चीजें इररेलेवेंट होंगी, रिडंडेंट होंगी, क्या फायदा है उन चीजों को पढ़ने का? आज के नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़िए ना। सो यूटिलिटी, एक ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी तभी तक रहेगी, कैन बी रिटेन एंड एनहांस्ड ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम अंडर द पीरियोडिक रिव्यू, ताकि इररेलेवेंट चीजों को हटाया जा सके और रेलिवेंट चीजों को बेस्ड अपॉन द न्यू सिचुएशंस, न्यू सर्कमस्टांसेस इनकॉर्पोरेट किया जा सके। बड़ी जनरल सी चीज है ये। अच्छा, अब आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक एक, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है? ऊपर वाली चीजें तो कॉन्सेप्चुअल बेस थी जिनको हम बनाकर भी लिख सकते हैं, बट यहां पर आ जाती है लर्निंग, ये लर्न करना है। ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपको अपनी ऑडिट एंगेजमेंट के स्कोप एंड लिमिटेशंस के अंदर रहना है। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आपको वो सारे प्रोसीजर्स को नोट डाउन करना है दैट सीम्स नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑडिट वर्क। Determine the evidences that are reasonably available and identify the best evidence so as to derive the necessary reasonable level of assurance. Apply only those steps and procedures that are useful in accomplishment of the verification purposes. Include the audit objective for each area, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि ऑडिट प्रोग्राम में क्या होगा, ये एक्टिविटी करनी है, इस समय करनी है, इस पर्सन ने करनी है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ करनी है। तो ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते वक्त जब आप जो भी प्रोसीजर्स लिख रहे हैं तो उस प्रोसीजर के अंदर ये चीज जरूर बताइए कि इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर and coordinate the procedures to
टू बी अप्लाइड टू वेरियस रिलेटेड आइटम्स। एक आइटम के ऊपर प्रोसीजर किया, उसी की रिलेटेड आइटम पर दूसरा प्रोसीजर। लाइक जैसे ट्रेडिंग की आइटम है, इन्वेंट्री की बाइंग, इन्वेंट्री की सेल, क्लोजिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, दीज आर इंटर रिलेटेड आइटम्स। तो इनके ऊपर जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट भी करना। नेक्स्ट वन, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, बिल्कुल जरूरी है। एविडेंस इज द वेरी बेसिस ऑन जिसके बेस पर ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। एंड व्हाट इज बेस्ट एविडेंस फॉर टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनी असर्शन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ट्रांजैक्शन वेरी इन नेचर, इंपैक्ट एंड प्रोसीजर्स जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करने का, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रायर नॉलेज। कौन से एविडेंस प्राइमरीली अवेलेबल होंगे, इजिली अवेलेबल होंगे, जो इस ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन को, रिकॉर्डिंग को और इसकी सपोर्ट में खड़े होंगे और कहेंगे कि यस दिस ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन एंड रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएटली। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सेल, उसके क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं? इनवॉइस, प्राइस लिस्ट, फॉरवर्डिंग नोट, इन्वेंट्री इशू, सेल मैनेजर एडवाइस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, कलेक्शन ऑफ मनी अगेंस्ट द सेल। अच्छा, ये अब अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी रिटन, ऑडिट ऑब्जेक्टिव शुड बी इनकॉर्पोरेटेड along with every procedures that is to be performed. How much reliance is to be placed on the internal control that should form part of audit program. The timings of execution of the audit procedures should also be mentioned in the audit program. And audit planning ये कहां से शुरू हो जाएगी? At the conclusion of the previous year audit and continue चलेगी कब तक? Till conclusion of current period audit. तो ये 5 पॉइंट्स ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन फॉर्म के अंदर होना जरूरी है। प्रोग्राम के अंदर फॉर एवरी एक्टिविटी ऑडिट ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। हाउ मच रिलायंस इज टू बी प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल दैट should also be mentioned in the audit program so that audit can be performed or carried out in an efficient and effective manner. Timing of execution of audit procedures is also to be set out in this audit program and about the audit planning. तो ये कुछ ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इसमें अब आगे का टॉपिक आ जाता है ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक बहुत ही आसान टॉपिक है और 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत आसान टॉपिक है। तो इसको मैं आपको यहीं पर आपको खुद करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए दे देता हूं। इनको आप आराम से कर लेंगे। इसमें मुझे लगता है एज सच रिवीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आसान टॉपिक है, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके साथ हमारा जो पहला टॉपिक था आज के सेशन का, दैट इज अबाउट द ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें मीनिंग एंड नेचर की बात करूं, जनरल कॉन्सेप्ट है, याद रहने वाला है। इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट ऑडिट, याद रहने वाला टॉपिक है। वर्किंग विद ऑडिट प्रोग्राम, पीरियोडिक रिव्यू, लर्निंग, ये टॉपिक अलग से लर्न करना है, बाकी तो कॉन्सेप्ट है, याद रह जाएंगे। डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये पॉइंट्स लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। चलिए अब इसके बाद मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज अबाउट द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होती है? एज पर एसए 320, materiality while performing an audit of financial statement, auditor is required to set the materiality level for the transactions, account balance, disclosure, सबके लिए। Materiality is a subject of professional judgment, may vary from one person to another person. Individual materiality अलग है, aggregate की materiality अलग है। तो इसमें
सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है कि मटेरियलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक तो आपको यही लर्न करना है जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपने आप ही मटेरियलिटी के कुछ पैरामीटर्स दे रहा होता है। जैसे शेड्यूल 3 कुछ जगह पर कहता है 5% ऑफ शेयर कैपिटल उसका डिस्क्लोजर अलग दो, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसका डिस्क्लोजर अलग दो। तो ये जो 5% है, 1% है, यही अपने आप में मटेरियलिटी बता रहा है। तो जो डिस्कशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर दी जाती है, दैट इटसेल्फ प्रोवाइड्स द बेंचमार्क्स और लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। बट यदि किसी पर्टिकुलर मैटर के रिलेशन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वहां पर कुछ जनरलाइजेशंस चलती हैं। वो पॉइंट्स अब आपको याद रखने हैं। कोई भी मिस स्टेटमेंट या ओमिशन वो मटेरियल माना जाएगा इफ ईदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला पॉइंट, यदि एफआरएफ साइलेंट है, any information misstatement that may affect the economic decisions of the users of financial statement will be considered material. Number 2, judgments about the materiality are to be based on the circumstances and affected by the size or nature. एक होता है अमाउंट वाइज और एक होता है क्वालिटी वाइज। क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी अमाउंट पर डिपेंड कर जाती है, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड कर जाती है। एंड मटेरियलिटी कॉमन यूजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स के बेसिस पर डिटरमाइन की जाएगी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय स्पेसिफिक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जनरल यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, शेयर होल्डर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, सबकी कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है उसके बेसिस पर मटेरियलिटी को जज किया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक यूजर्स। सो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, यदि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कशंस दी गई हैं तो वो डिस्कशन ही आपको मटेरियलिटी के बारे में बताएगा। लेकिन यदि इन रिलेशन टू एनी मैटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज साइलेंट, देन देयर आर सर्टेन जनरलाइजेशंस। पहली जनरलाइजेशन, दैट any misstatement including omission will be considered material if it has the power to influence the economic decisions of users of financial statement. Number 2, judgments about the materiality are to be made in the light of the current circumstances, size and nature of the misstatement. And third one, materiality is to be determined based upon the common information needs of the users, not on the basis of particular information needs of specific users. Thereafter, ये एक दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ऑडिटर मटेरियलिटी के बारे में जजमेंट लेता है वो कुछ एजम्पशंस को कंसीडर करके लेता है। क्या वो मानकर चलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स की, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनको अकल है, समझदारी है, समझदार हैं वो पर्सन, दे हैव ए। अब ये कुछ अजम्पशंस हैं जो ऑडिटर एज्यूम करता है अबाउट द यूजर्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, कि जो यूजर्स हैं दे हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अकाउंटिंग, एंड दे आर विलिंग टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस। वो एज्यूम करके चलता है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड
बेस्ड अपॉन सम मटेरियलिटी लेवल्स। ऑडिटर एज्यूम करके चलता है कि जो यूजर्स है वो रिकॉग्नाइज करता है इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज को इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट्स दैट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट जजमेंट्स। पता है यूजर्स को कि इन रिलेशन टू सर्टेन ट्रांजैक्शंस एस्टिमेट्स आर देयर, एंड यूजर्स जो है अपने इकोनॉमिक डिसीजंस रीजनेबली सोच समझ करके लेता है बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो अब जरा, जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात हमारे सामने क्या आ जाती है कि मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होती है। तो उसमें कॉन्सेप्ट आ गया कि मटेरियलिटी इज बेस्ड अपॉन द डिस्कशन गिवन इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हाउएवर इफ एफआरएफ इज साइलेंट ऑन सच डिस्कशन, तो तीन प्रिंसिपल्स थे जिनकी हमने बात की, जिसमें एक प्रिंसिपल था कि यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को कौन से मैटर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर उसी के रिलेशन में हमने पढ़ा ऑडिटर्स किन एजम्पशंस को कंसीडर करता है इन रिलेशन टू यूजर्स। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क का आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। जितना ज्यादा ऑडिट रिस्क होगा उतनी ज्यादा मटेरियलिटी है, जितना कम ऑडिट रिस्क उतनी कम मटेरियलिटी। ऐसा क्यों? जहां पर कोई चीज रिस्क नहीं है तो ऐसी चीजों के रिलेशन में क्या मुझे मटेरियलिटी को ज्यादा सिग्निफिकेंस देनी चाहिए? लाइक हाई ऑडिट रिस्क, तो क्या मेरे लिए इस एरिया की मटेरियलिटी एक सिग्निफिकेंट फंक्शन का काम करता है? यस, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है मेरे लिए ये। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक में नया कुछ नहीं लिखा हुआ। इस टॉपिक में बताया जाएगा ऑडिट करते वक्त ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज to obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused due to fraud, error, so as to enable the auditor to express an opinion। फिर आएगा ऑडिटर जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस लेता है बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू ए लो लेवल। अब ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क की ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क फंक्शन है दो एस्पेक्ट का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क का। अब बात है ये है मेन, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसीडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, व्हेन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, when evaluating the effect of uncorrected misstatement if any on the financial statement। तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो ये है, materiality and audit risk they are considered throughout the audit and in particular कब? Identifying and assessing the risk of material misstatement, determining the nature, timing and extent of audit procedure and evaluating the effect of uncorrected misstatements on the financial statements। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इंटर लेवल पे मुझे नहीं लगता वैसे ये पूछा जाएगा, बट पता होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम एक मटेरियलिटी लेवल को डिटरमिन कर लेते हैं और जो मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन कर लिया हम उससे नीचे की ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बट जो मटेरियलिटी लेवल से नीचे की ट्रांजैक्शंस हैं उनके अमाउंट दो दे आर बिलो द मटेरियलिटी लेवल, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा हैं। और जब मैं उनका ओवरऑल इफेक्ट देखता हूं, मान लो मटेरियलिटी लेवल है 1 लाख, गलती आई 5,000 छोड़ो, 8,000 छोड़ो, 10,000 छोड़ो, 7,000 छोड़ दिया, 6,000 छोड़ दिया, 15,000 छोड़ दिया। क्यों? सब 1 लाख से नीचे की थी, सब 1 लाख से नीचे की थी। अब क्या करूं? इनको इकट्ठा करना जरा। यदि मैं ऐसी गलतियों को इकट्ठा करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये इनका एग्रीगेट तो 1 लाख से ऊपर जा रहा है। इन गलतियों को छोड़ना सही नहीं था, तो मैं मटेरियलिटी लेवल के नीचे जाकर के एक अमाउंट सेट करता हूं
अपने इस रिस्क को खत्म करने के लिए कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट में एक्सीड द मटेरियलिटी एज अ होल, दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो मैंने इसके अंदर मान लीजिए 8000 का लेवल सेट कर दिया। अब 8000 से नीचे की ट्रांजैक्शन तो इग्नोर होंगी, 8000 से ऊपर की सारी ट्रांजैक्शन कंसीडर हो जाएंगी कि इनका एग्रीगेट इफेक्ट 1 लाख से ऊपर जा सकता था। दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। An amount set by the auditor at less than the materiality to reduce to an appropriate low level the probability that aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds the materiality for the financial statement as a whole. Now, अब आ जाता है determining materiality and performance materiality। अच्छा, ये ना सिर्फ ये तो लर्निंग का हो गया, ये पार्ट आपका लर्निंग का है, ये मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग है, ये भी रीडिंग है। ऑडिटर को मटेरियलिटी नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल की निकालनी है, नंबर 2 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अकाउंट बैलेंस की डिस्क्लोजर की निकालनी है, एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो ये सब बातें इसके अंदर लिखी गई हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन द मटेरियलिटी। बेंचमार्क क्या है? वो पैरामीटर जिसके बेस पर मटेरियलिटी को निकालते हैं। दैट मे बी अ परसेंटेज, दैट मे बी एन अमाउंट। कौन से फैक्टर्स हैं जो मटेरियलिटी के बेंचमार्क को एस्टैब्लिश करने में, डिटरमिन करने में रोल प्ले करते हैं? ये 5 फैक्टर्स हैं जो अच्छी तरह से याद रहने ही चाहिए, याद रहने ही चाहिए। नंबर 1, एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके लिए आप मटेरियलिटी को निकाल रहे हैं, एलिमेंट। नंबर 2, आइटम्स जिसके ऊपर यूजर्स की अटेंशन नीड्स टू बी फोकस्ड, मीन्स आइटम्स दैट सीम्स रेलिवेंट फॉर द यूजर्स। नेचर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी अपनी लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज के ऊपर है। इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसके अंदर एंटिटी ऑपरेट कर रही है। एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड एंड द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। ये 5 फैक्टर हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। Elements of the financial statement, any items on which the attention of the users of the financial statement stands to be focused, nature of the entity, life cycle की stage, industry and economic environment in which the entity operates, entity का ownership structure and the way it is financed and the relative volatility of the benchmark। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी याद कर लो। सीए फाइनल में क्वेश्चन आया था अब की बार एग्जाम्पल्स का। Examples that may be appropriate depends upon the circumstances। कुछ एग्जाम्पल परसेंटेज ले लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, टोटल रेवेन्यू की, ग्रॉस प्रॉफिट की, टोटल इक्विटी और नेट एसेट वैल्यू की। बेस्ड अपॉन कि आप किस फाइनेंशियल आइटम्स के लिए मटेरियलिटी को जज कर रहे हो, किस फाइनेंशियल आइटम के लिए मटेरियलिटी को जज किया जा रहा है, उसके लिए आप इन के बेसिस पर अपने बेंचमार्क को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें ही एक एग्जांपल है कि एक एंटिटी थी, उसके कुछ प्रोडक्ट तो प्रॉफिटेबल हैं और कुछ प्रोडक्ट के केस में वो नुकसान उठा रही है। तो ओके, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, वहां पर जो बेंचमार्क चल सकता है वो क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और बड़ा स्कोरिंग भी होगा। बेंचमार्क बताइए फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज। एंड यदि प्रॉफिट हाईली वोलेटाइल नेचर का है, ज्यादा कम, बहुत ज्यादा अप डाउन होता रहता है,
इन दैट केस ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू के बेंचमार्क ज्यादा सुटेबल है। ये दूसरा पॉइंट। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज हैं या हाईली वोलेटाइल प्रॉफिट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बेंचमार्क आप सजेस्ट करेंगे? प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के केस में हमारा बेंचमार्क होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, एंड वोलेटाइल प्रॉफिट्स के केस में ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल रेवेन्यू। ये आप रीड कर लेना। अब अगला टॉपिक है ये भी याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है? रिवीजन एज द ऑडिट प्रोग्रेस। जैसे जैसे आप ऑडिट में आगे जाएंगे, जैसे आपकी स्ट्रेटजी चेंज होती है, आपके प्लान चेंज होते हैं, आपके प्रोग्राम चेंज होते हैं, तो जो इनिशियल लेवल पर मटेरियलिटी के लेवल डिसाइड किए गए थे, तो क्या उनमें भी कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ सकती है? डेफिनेटली हाँ, उनके अंदर भी ऐसी रिक्वायरमेंट अराइज हो सकती है। तो यदि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अराइज होती है कि आपने जो इनिशियल लेवल के ऊपर मटेरियलिटी लेवल्स कंसीडर किए थे, वो लेवल्स एप्रोप्रिएट नहीं है, दे नीड्स टू बी रिवाइज्ड, मेक द एप्रोप्रिएट रिवीजन, और उस रिवीजन को डॉक्यूमेंट भी करिए। उस रिवीजन की डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Auditor shall revise the materiality for the financial statement as a whole in the event of becoming aware of information that requires the auditor to have a different amount of materiality. If the auditor concludes lower materiality than the materiality initially determined, आपने शुरू में कहा 1 लाख, बाद में कह रहे हैं नहीं 50,000 करना पड़ेगा, 50,000 एप्रोप्रिएट है, लोअर लेवल की मटेरियलिटी एप्रोप्रिएट है। ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और यदि हां तो उसके साथ साथ व्हाट शुड बी द चेंजेस इन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, वो आपको और डिसाइड करना है। ऑडिट प्लानिंग, मटेरियलिटी, ये रीडिंग के टॉपिक है, एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं आते, बट रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दे। कई बार एग्जाम में अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो जो मेन टॉपिक्स है वो मैंने आपको सारे रिवाइज कराए। नंबर 1 इसका मेन टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी का। नंबर 2 ऑडिटर्स की assumptions अबाउट द यूजर्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। नंबर 3 मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। नंबर 4 यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, एंड नंबर 5 रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। ये 5 टॉपिक है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे 320 के इन रिलेशन टू मटेरियलिटी फॉर द मटेरियलिटी while planning and performing an audit of financial statements। तो इसके साथ हमारी चैप्टर 2 की रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोशिश करिएगा साथ साथ करते रहें, सो दैट आपका काम कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट ना रहे, क्योंकि कंप्लीशन के लिए जरूरी होता है कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाना है, इसका आइडिया भी आपके पास जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ इस सेशन को भी यहीं पर ओवर करेंगे और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।